हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग जो है 12th बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12th बायोलॉजी जो है स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें देखेंगे। जो बेसिक बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसके बिना आपको 12th में हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग जो भी बेसिक बात है उसको देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है 12th बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 12th बायोलॉजी में 16 चैप्टर्स हैं और कंप्लीट 16 चैप्टर्स जो है हम लोग आज से लेकर और आपको आने वाले 2-3 महीना में या भी कहो कि नवंबर तक हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। या कुछ बच भी जाएगा दिसंबर फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो पूरा एक सीरीज चलेगा इसको अगर आप देख लीजिएगा तो आपको जो है निश्चित है कि बोर्ड में 75% प्लस तो गारंटेड है, ठीक है। अब इसके अलावा बाकी आप पर डिपेंड करता है कि कितना उसको रिवीजन रखते हैं और कितना उसको जो है याद रख पाते हैं अपने माइंड में। तो ये सब भी आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन 75% प्लस से कम नहीं होगा। तो देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग कुछ बेसिक पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है 12th बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो अगर बेसिक देखा जाए तो बेसिक में हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, हम लोग अभी कुछ ऐसी बातें जो कि 11th क्लास में पढ़नी थी, ठीक है, या तो आप नहीं पढ़े या फिर पढ़े तो भूल गए, तो उसको आपको हम रिवीजन करवा देते हैं ताकि उसको आपको 12th में जब शब्द आए जगह जगह जब वो शब्द आएंगे तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। तो बात है कि जीव विज्ञान क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। देखो बायोलॉजी जो है बना है दो शब्दों से, एक शब्द को बोलते हैं बायोस और एक शब्द को बोलते हैं लोगस। बायोस मतलब क्या होता है, बायोस मतलब होता है लाइफ। देखो बायोस जो है एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, और हिंदी में मतलब क्या होता है, लाइफ होता है, ठीक है। लाइफ मतलब क्या होता है, लाइफ मतलब होता है जीवन। और लोगस मतलब क्या होता है, लोगस मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, ठीक है। तो जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब बात यह है कि जीवन क्या है, आखिर हम कैसे कहते हैं कि सजीव में जीवन है, मतलब कोई चीज जीवित है या निर्जीव है, मतलब सजीव है या निर्जीव है, ये हम कैसे कहते हैं। तो बहुत लोग कहेगा कि जो भी चलता है वो सजीव है और जो नहीं चलता है वो निर्जीव है। लेकिन बताओ क्या पेड़ पौधे चलते हैं, नहीं चलते हैं, तो क्या पेड़ पौधे निर्जीव हो गए, नहीं, पेड़ पौधे में क्या है, सजीव है। ऐसे मान लो कि मोटरसाइकिल है ना, साइकिल है, जब चलता है तो क्या मतलब सजीव हो गया, नहीं। मतलब कि गति एक ऐसा मापदंड नहीं हो सकता है जिस पर सजीव और निर्जीव को बांट सके। तो फिर क्या होगा, बहुत लोग बोलेंगे जो पोषण करता है वो सजीव है और जो पोषण नहीं करता है वो निर्जीव है। तो जो खाना खाता है वो सजीव है, जो खाना नहीं खाता है वो निर्जीव है। तो देखो जो भी पेट्रोल होता है जिसको हम गाड़ियों में डालते हैं, पेट्रोल डीजल जो भी ईंधन है, तो हमारे लिए सबसे हमारा जो ईंधन है वो क्या है, भोजन है। उस तरह से उनका ईंधन क्या है, पेट्रोल डीजल है, मतलब गाड़ी का। तो क्या वो सजीव हो गया, नहीं, ठीक है। तो वैसे ही हम बोले कि मान लो बोलते हैं जनन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जनन जो है ये हम कह सकते हैं, लेकिन कहीं की कंडीशन में ये भी एक सही मापदंड नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लो कि अगर हम बात करें ऐसे व्यक्ति का, बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनमें कुछ समस्याएं होती हैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएंगे, क्या निर्जीव हो जाएंगे, सजीव में। इसके अलावा जो खच्चर होता है, म्यूल, हिन्नी, आगे पढ़ोगे ये सब, तो ये सब भी ऐसे हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसके अलावा मधुमक्खियां जो होती हैं 3 तरह की होती हैं, उसमें से जो वर्कर मधुमक्खी होता है वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन वो सजीव है, तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो कुछ चीज जैसे कि हम मान लो कि हम बोले कि अगर ग्रोथ, ठीक है, वृद्धि, तो ठीक है सभी सजीव वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीव वृद्धि करते हैं। जो भी पहाड़ है उसका कुछ समय बाद उसकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है, तो क्या वो निर्जीव हो गया, नहीं, वो भी क्या है, सॉरी, क्या वो सजीव हो गया, नहीं, वो भी क्या निर्जीव है। तो इस तरह से हम वृद्धि को भी एक मापदंड नहीं मान सकते। तो फिर क्या होगा, तो फिर अब देखो, लेकिन एक अंतर है कि उसमें जो वृद्धि हो रहा है, पहाड़ में जो वृद्धि हो रहा है, वो वृद्धि ऊपर से हो रहा है, मतलब ऊपर चीजें अगर जमा हो रही है तब वो बढ़ रहा है। लेकिन हम अगर इंसान में देखें या जो भी जीव है उनमें देखें, तो उनमें जो वृद्धि हो रहा है वो अंदर से हो रहा है, अंदर चीजें बन रही हैं और वो जुड़ रही हैं और उससे वृद्धि हो रहा है। तो ये थोड़ा अंतर है, ठीक है। तो खैर अब जीवो तो निर्जीव, एक तो हम बोल सकते हैं कि जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं सजीवों में, इसके फलस्वरूप उनके अंदर पदार्थ बनते हैं जिससे उनका वृद्धि होता है, ठीक है। और दूसरा चीज वो है चेतना, कि मानव में जो भी सजीव है उनके अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है, मतलब हम आसपास की चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि निर्जीवों में ये चीज नहीं होता है। तो ये कुछ अंतर है।
तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो बायोलॉजी शब्द देने का काम किया था जाया लामार्क, जाया लामार्क एवं ट्रेविरेनस, दो वैज्ञानिक थे, जाया लामार्क और ट्रेविरेनस। इन्होंने ही बायोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, कब दिया था? तो 1801 में दिया था। ठीक है, उसका बात करें बायोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? बायोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? तो बायोलॉजी का जनक जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, वो कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब जो ये जीव विज्ञान है, इसके बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन 3 मुख्य शाखा है जीव विज्ञान का। कह सकते हैं कि मुख्य शाखा कितना है? तो मुख्य शाखा जीव विज्ञान का 3 है। ठीक है, कौन कौन? देखो, तो जीव विज्ञान जो है, इसकी मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। कौन कौन? तो एक है आपको जंतु विज्ञान, एक है जंतु विज्ञान जिसको कि बोलते हैं जूलॉजी, दूसरा है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसको कि बोलते हैं बॉटनी, और तीसरा है सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान जिसको कि बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 मुख्य शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। ठीक है, कौन कौन है? जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है और सूक्ष्म विज्ञान है। जंतु विज्ञान क्या है? जैसे नाम से लग रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जहाँ हम जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को ही। अरस्तु को बायोलॉजी के जनक भी बोले थे, और अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का भी जनक बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जो जनक है, उसका मतलब कि पेड़ पौधों का अध्ययन। ठीक, पेड़ पौधों का अध्ययन मतलब कि जो भी पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, उनके अध्ययन को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। और इसके जो जनक हैं, वो है थियोफ्रास्टस। इसके जो जनक हैं वो कौन है? थियोफ्रास्टस। सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान जो है, सूक्ष्म विज्ञान का जनक, सूक्ष्म मतलब कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? तो वैसे जीव जिनको हम आंखों से नहीं देख पाए, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, और सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को सूक्ष्म विज्ञान कहा जाता है। तो सूक्ष्म विज्ञान का जो जनक है, ये कहा जाता है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। सूक्ष्म विज्ञान का जो जनक है वो कहते हैं किसको? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक को क्या कहते हैं? सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहते हैं। तो ये कुछ बायोलॉजी के बारे में आपको बेसिक बातें मालूम चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान से किसने दिया? जाया लामार्क ट्रेविरेनस ने दिया। जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब जंतु का अध्ययन। अब जनक कौन है इसके? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन, इसके जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सूक्ष्म विज्ञान। और इसके जनक कौन है? इसके जनक है आपके एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इसको अभी बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो अभी हम लोग जो है जीव विज्ञान की क्या बेसिक बातें होती है वो हम लोग देखें, और बेसिक बातों में हम लोग बाद में जाने कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान जो है कितने शाखाएं होती हैं और उनके जनक कौन कौन होते हैं वो हम लोग देखें। अब हम लोग थोड़ा इसमें बेसिक बातें और देखेंगे, जैसे हम लोग अब देखेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, देखो ये पूरा चैप्टर होता है 11th क्लास में, तुम ऐसा नहीं करेंगे पूरा आपको चैप्टर बता रहे हैं, आपको इतना पढ़ बता रहे हैं जितना सबको 12th में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी 11th क्लास में अब कोशिका कोई एक नहीं एक क्लास खत्म हो जाएगा। कोशिका एक ऐसा टॉपिक है जो कम से कम 1 से 2 महीना मतलब चलता है क्लास में, रेगुलर क्लास चलते रहे तब कम से कम 1 से 2 महीना मतलब 30-40 क्लास तो लगभग लग ही जाता है। तो यहाँ पर आपको बस उतना ही बताएंगे जितना आपको जानना जरूरी है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो कोशिका का अगर हम बात करें तो कोशिका मतलब क्या होता है, तो किसी भी जीव का जो सबसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, मतलब सबसे छोटा जीवित चीज है वो क्या है? कोशिका है ना। जो इकाई है जिससे मिलकर कोई सजीव या कोई सजीव बना होता है, चाहे वो पादप हो या
जंतु हो, वह जिसका मिल के बना हुआ है, उसका जो जीवन का जो इकाई है, जहाँ जिससे उसकी पूरा संरचना बना हुआ है और जिसके अंदर उसकी सारी क्रियाएं होती हैं, मतलब जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है शरीर की, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका। जो केवल कोशिका नाम जो है, इस पर एक क्लास लगता है, ठीक है, तो वो हम आपको नहीं बताएंगे, जो पता है कि 12 में वो सब नहीं आने वाला है। अगर देखना हो तो जाकर देखना, यूट्यूब पर वीडियो होगा उसका, इसमें हम सेल बताएंगे, सेल का मतलब क्या होता है और पूरे इसमें विस्तार से बात किए हैं। अभी हम उतना ही बात देखेंगे जितना आपको 12th बोर्ड के लिए चाहिए। तो कोशिका सेल जो होता है, यह थोड़ा सा जान जाओ कि सेल का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, ये पता ही होगा तुमको, ठीक है। देखो अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं वो जो 12th के लिए जरूरी है। कोशिका जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ठीक है। मुख्य रूप से जो कोशिका है वह हो सकता है 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। इसको हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और इसको बोल सकते हैं आप यूकैरियोटिक सेल। देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, तो नाम से ही समझो। देखो प्रो है ना, प्रो मतलब क्या होता है? अविकसित, जो भी विकसित नहीं होगा वो, ठीक है, उसको प्रो कहते हैं। तो प्रो मतलब होता है अविकसित, अनडेवलप, ठीक है। कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक झिल्ली। कैरियोटिक मतलब क्या होता है? केंद्रक झिल्ली, ठीक है। और सेल समझ ही रहे हैं, कोशिका। तो वैसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली, देखो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें वो केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली है वो विकसित नहीं हो, अविकसित हो, उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसका अगर हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण मुख्य रूप से आपको होते हैं जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। जितने भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित केंद्रक झिल्ली, जिसमें केंद्रक झिल्ली विकसित नहीं हो, उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। उदाहरण में कौन है आपको? जीवाणु, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब कि जो क्या होता है कि कोशिका है उसके अंदर क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, तो पता होगा इंसान में कितना होता है? 23 जोड़ा होता है ना, 46। तो अगर इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली स्पष्ट नहीं है, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें अगर हम देखें तो उसमें जो भी झिल्ली से घिरी हुई कोशिकांग है, जैसे कि अंतर्द्रव्य जालिका है, लाइसोसोम है ना, गोल्जी उपकरण है, राजधानी है, जो भी ऐसे झिल्ली सहित कोशिकांग है वो भी इनमें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात हुआ प्रोकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक मतलब क्या हो जाएगा? तो यू मतलब होता है, कुछ नहीं, याद रखो कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली विकसित नहीं होता है, और प्रोकैरियोटिक का उदाहरण कौन होता है? तो जीवाणु होते हैं, बस इतना याद रखना है। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है? तो यू मतलब होता है विकसित, यू मतलब होता है विकसित, ग्रीक शब्द है ये सब, इंग्लिश का शब्द नहीं है। कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक झिल्ली। कैरियोटिक मतलब क्या होता है? केंद्रक झिल्ली। तो जिसमें केंद्रक झिल्ली विकसित होता है, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली विकसित होता है, उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखें तो ये आपको हो जाएगा पादप, ठीक है, इसके अलावा आपको हो जाएगा जंतु, ठीक है, पादप हो जाएगा, जंतु हो जाएगा, और आपको हो जाएगा कवक, और हो जाएगा शैवाल। तो ये सब जो है आ जाएंगे यूकैरियोटिक। मान लो पूछे कि मनुष्य प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, तो मनुष्य कैसा है? यूकैरियोटिक है। जीवाणु कैसा है? तो जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है।
पादप जंतु कवक शैवाल ये सब क्या है, तो ये सब आपको यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली स्पष्ट होता है और साथ में इनमें झिल्ली सहित कोशिकाएं जैसे कि तंत्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, अंतद्रव्य जालिकाएं, ये सभी देखने को मिलेंगी। तो ये है आपको प्रोकैरियोटिक और बस इतना ही बस याद रखना है आपको इसके बारे में। इसके अलावा हम देखें तो कोशिका किसी भी जीव में दो प्रकार की और होती है। किसी ये तो हो गया कि कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार कि अलग अलग जीवों में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो जीवाणु में होता है प्रोकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका जब भी होगा तो एक कोशिकीय होगा, मतलब एक ही कोशिका होगा, लेकिन यूकैरियोटिक होगा तो एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। तो ये आपको खैर पढ़ना था 11th क्लास में, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, पढ़े तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े तो इतना बस याद रखो, इसके आगे आपको यूज नहीं आएगा। तो यूकैरियोटिक होता है कौन हो गया आपको, पादप जंतु कवक और शैवाल हो गया। उसके बाद हम देखें तो हर एक जीव में भी कोशिका दो तरह का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं अगुणित कोशिका, अगुणित, एवं एक को बोलते हैं द्विगुणित कोशिका, अगुणित कोशिका और द्विगुणित कोशिका। अंग्रेजी में बोलते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं, अगुणित एवं द्विगुणित कोशिकाएं क्या होती हैं। तो ध्यान दो कि ऐसी सारी कोशिकाएं, देखो हम लोगों को पता है कि हम लोग कोशिका में कितना गुणसूत्र होता है, 46 है ना। कोशिका में जो केंद्रक है उसमें गुणसूत्र कितना होता है, 46, 23 जोड़ा। मतलब ये तो पता है कि गुणसूत्र जोड़े में होता है ना, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो 23 जोड़ा जो गुणसूत्र है, मतलब गुणसूत्र जोड़े में है, मतलब एक साथ गुणसूत्र कितना सेट है, 2 सेट है। जोड़े में ना है तो गुणसूत्र ऐसे जोड़े में है, 2 सेट है ना। तो ये जो कोशिकाएं हैं जिनमें क्रोमोसोम 2 सेट पाया जाता है, क्रोमोसोम सेट में पाया जाता है 2 सेट, उसको कहते हैं द्विगुणित कोशिका। और जिसमें गुणसूत्र, इसमें क्या है, जिसमें गुणसूत्र का 2 सेट उपस्थित होता है। और अगुणित कोशिका कौन है, जिसमें गुणसूत्र का केवल 1 सेट उपस्थित होता है। जिसमें केवल 1 सेट उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, अगुणित कोशिका। जैसे कि अच्छा, इसका संकेत होता है n, उसका संकेत होता है 2। जहां भी किसी कोशिका के बगल में अगर n लिखा हो तो समझ जाओ कि अगुणित कोशिका का बात हो रहा है, और अगर 2n लिखा हो मतलब कि द्विगुणित कोशिका का बात हो रहा है। तो अगुणित कोशिका कौन है, तो जिस भी कोशिका में गुणसूत्र का केवल 1 सेट उपस्थित है उसको कहते हैं अगुणित कोशिका, और जिसमें भी गुणसूत्र का 2 सेट उपस्थित है उसको बोलते हैं द्विगुणित कोशिका। तो अगुणित और द्विगुणित समझ में आया। वैसी कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्र का केवल 1 सेट उपस्थित रहेगा, मतलब 46 नहीं होगा, एक सेट ही रहेगा। तो कितना रहेगा, 23 रहेगा, एक ही रहेगा ना, जोड़े में से जो जोड़ा है वो साथ नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, अगुणित कोशिका बोलेंगे। और इसमें सेट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, द्विगुणित कोशिका। जैसे कि जितना भी युग्मक होता है, शुक्राणु या अंडाणु, उसमें एक सेट ही होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अगुणित। तो इसका कोई उदाहरण पूछे तो क्या बोलोगे, युग्मक। युग्मक मतलब गैमेट। युग्मक मतलब वैसी कोशिकाएं जो जनन में भाग लेती हैं, जैसे कि शुक्राणु, ठीक है, अंडाणु, ये सब युग्मक, ठीक है। तो मतलब जनन में हिस्सा लेते हैं ना, तो ये युग्मक कहलाएंगे। और ये कैसी कोशिकाएं होती हैं, तो अगुणित कोशिका। शुक्राणु अंडाणु को छोड़ दिया जाए, मनुष्य में देखा जाएगा तो शुक्राणु अंडाणु को छोड़ दिया जाए, जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो सब द्विगुणित। तो देखो शुक्राणु अंडाणु मिल गया तो इसमें 1 सेट था, मतलब 23 गुणसूत्र इसमें था और 23 इसमें था, तो जो कोशिका बना उसमें कितना हुआ, 46 है ना हुआ, तो डबल हो गया अब, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया तुमको द्विगुणित कोशिका। तो द्विगुणित कोशिका को क्या हो गया, इसमें 2 सेट रहेगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, युग्मनज। युग्मनज कैसे बनता है, युग्मनज मिलते हैं जाइगोट। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तब बनता है युग्मनज। इसके अलावा तुमको भ्रूण, इसको भी बोलते हैं एम्ब्रियो।
जितनी भी कोशिकाएं, जो भी नाम ले लो मनुष्य में, ठीक है, बहुत तरह नाम भी आगे तुमको सुनने को मिलेगा मनोजनन चैप्टर में, तो जो भी नाम ले लो वो सब क्या है, द्विगुणित कोशिकाएं हैं। और युग्मक जो है वो शुक्राणु और अंडाणु है होता है, और ये कैसा होता है, अगुणित। इसका सिंबल क्या होता है, एन, केवल एन, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही सेट है क्रोमोसोम का, और इसमें कितना सेट है, 2 सेट है। इसको क्या बोलते हैं, 2n बोलते हैं, जो कि इसमें 2 सेट उपस्थित होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका चक्र के बारे में, ठीक है, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन के बारे में। देखो ये पूरा चैप्टर है, अगर देखो 11th क्लास का एनसीईआरटी या कोई भी किताब, तो उसमें आपको पूरा चैप्टर मिलेगा कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन नाम से। लेकिन हम लोग अभी वही बात उसमें का देखेंगे जो कि आपको 12th के लिए जरूरी है, आपको जानना ही चाहिए, उसके बिना आपको बहुत जगह समस्याएं आ सकती हैं। तो टॉपिक है अभी का कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। देखो कोशिका चक्र क्या होता है, और अब देखें तो मानव के जीवन में एक चक्र है। कैसे, देखो मानव जन्म लिया, फिर वो बड़ा हुआ, मतलब कि मान लो किशोरावस्था में गया, फिर वृद्धावस्था में गया, फिर मर गया, फिर जन्म लिया, तो ये एक चक्र चल रहा है, जीवन चक्र बोलते हैं इसको। तो वैसे ही कोशिका में भी अलग अलग घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं के क्रम को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार की घटनाओं के क्रम को क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। बच्चे सुनो, कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के घटनाओं के चक्र को कोशिका चक्र कहते हैं। अब देखो कोशिका चक्र जो होता है, जो हमारा कोशिका चक्र होता है, सेल साइकिल जिसको बोलते हैं, सेल साइकिल को बांटा गया है 2 भागों में। कोशिका चक्र को बांटा गया है कितने भागों में, 2 भागों में। एक को अभी हम लोग कोशिका विभाजन का बात करेंगे, पहले कोशिका चक्र का बात कर ले। तो एक को बोलते हैं अंतरावस्था, एक को क्या कहते हैं, अंतरावस्था, और एक को कहते हैं एम्पर अवस्था, ठीक है। कोशिका चक्र क्या है, तो कोशिका के जीवन में, जीवन काल में, हर एक कोशिका का भी जीवन काल होता है, जैसे कि आरबीसी का होता है 120 दिन, है ना, रेड ब्लड सेल का। अभी हम लोग इस बेसिक में ही अभी हम लोग ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आरबीसी कितना होता है, 120 दिन होता है। प्लेटलेट्स का तुमको 2 से 3 सप्ताह होता है। तो इस तरह से हर एक का अलग अलग, हर एक कोशिका का जीवन चक्र, जीवन काल अलग अलग समय का होता है। तो कोशिका चक्र जो है इसमें 2 चीजें हैं, एक तो अंतरावस्था है, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेज, और दूसरा हमारा क्या है, एम्पर अवस्था है, ठीक है। इसका एक और नाम होता है आराम प्रावस्था, इसका एक और नाम क्या होता है, आराम प्रावस्था, और इसका एक और नाम होता है विभाजन अवस्था, ठीक है। इसका एक और नाम क्या होता है, विभाजन अवस्था। देखो अंतरावस्था क्या है, जिस समय कोशिका आराम करता है, जिस समय कोशिका आराम करेगा, जैसे मान लो कोशिका अभी बना, तो क्या अभी जाकर डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऐसे मान लो कि बच्चा अभी पैदा हुआ, तो क्या पैदा होते ही उसको भेज देंगे लड़ने के लिए बॉर्डर पे, तो जाकर लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। तो वैसे ही कोशिका जो अभी बना है वो जाकर विभाजित नहीं हो सकता है, कोशिका को आराम करने की आवश्यकता है। तो जिस समय कोशिका आराम करता है, अपने आप को तैयार करता है विभाजन के लिए, उसको बोलते हैं अंतरावस्था, और लंबे समय तक चलता है। कोशिका का जो जीवन चक्र होता है उसमें से 95% जो समय होता है वो केवल अंतरावस्था का होता है। मतलब मान लो किसी कोशिका का जीवन काल अगर 24 घंटे का है, तो 23 घंटा वो खाली आराम करेगा, 1 घंटा में ही वो जाके विभाजित होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंतरावस्था, ठीक है। एम्पर अवस्था, एम्पर अवस्था जो है ये हम देखें तो इसको बोलते हैं विभाजन अवस्था, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लो पहले। अंतरावस्था में अगर हम देखें तो इसको फिर बांटा गया है 3 भाग में, ठीक है। एक को बोलते हैं जीवन प्रावस्था, दूसरे को बोलते हैं एस प्रावस्था, और तीसरे को बोलते हैं G2 प्रावस्था। जीवन प्रावस्था में क्या होता है, तो देखो जीवन प्रावस्था में जाकर कोशिका आराम करेगा, अभी भी कोशिका बना है, देखो इसको बनाते हैं ऐसे, मान लो ये बनाए हम कोशिका चक्र, ठीक है।
बताओ तो इन दोनों में से कौन अंतरावस्था है और कौन एम अवस्था है? सोचो। ये होता है केवल 5% समय के लिए, है ना, और ये होता है 95% समय के लिए। इसमें से बड़ा कौन दिख रहा है? ये। तो ये क्या होगा? अंतरावस्था होगा। और ये क्या होगा? एम अवस्था होगा। अब जो अंतरावस्था है इसको बांटा गया है फिर 3 भाग में, ठीक है। एक को बोलते हैं जीवन प्रवस्था, दूसरे को बोलते हैं एस प्रवस्था, और तीसरे को बोलते हैं G2 प्रवस्था। तो अंतरावस्था में 3 चीजें हैं। कौन कौन? जीवन प्रवस्था है, एस प्रवस्था है और G2 प्रवस्था है। जीवन प्रवस्था मतलब फुल फॉर्म इसका क्या होगा? तो फर्स्ट गैप, ठीक है। एस का क्या होगा? सिंथेसिस, सिंथेसिस, या इसको संश्लेषण प्रवस्था भी कहते हैं, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है 12th क्लास के लिए। इसको बोलते हैं सेकेंड गैप। अगर जीवन G2 का फुल फॉर्म भूल भी जाओ तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एस का याद रहना चाहिए कि एस का क्या बोलते हैं? एस प्रवस्था को बोलते हैं सिंथेसिस फेज, मतलब कि संश्लेषण प्रवस्था, ठीक है। तो जीवन प्रवस्था में क्या होता है? जीवन प्रवस्था में कोशिका अपने आप को विकसित करता है, अपने आप को कोशिका विभाजन के लिए तैयार करता है। जो कि जीवन प्रवस्था में अभी अभी कोशिका बना हुआ है, तो उसको मतलब कोशिका का जो पहला जीवन क्रम होता है वो जीवन प्रवस्था। इस तरह बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले जीवन क्रम से क्या होता है? बच्चा होता है। तो बच्चा क्या होता है? बच्चा होता है, मतलब ये कि बच्चा होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है? बड़ा होता है, किशोरावस्था में जाता है। तो ये बच्चा वाला अवस्था है जीवन प्रवस्था कोशिका के लिए। तो जीवन प्रवस्था जो है इसमें क्या होता है? कोशिका आराम करता है, ठीक है। तो और अपने आप को विकसित करता है, अपने आप को परिपक्व करता है, इसको बोलते हैं जीवन प्रवस्था। फिर इस प्रवस्था में क्या होता है कि कोशिका का जो डीएनए है, ठीक है, देखो अब कोशिका विभाजन का शुरू करेगा, यहाँ से विभाजन के लिए तैयारी शुरू करेगा, है ना। अंतरावस्था क्या होता है? वही समय जिस समय कोशिका अपने आप को विकसित करता है और विभाजन के लिए तैयार करता है, उसी को क्या कहते हैं? अंतरावस्था कहते हैं। अब अंतरावस्था में पहला तो कहते हैं जीवन प्रवस्था, इसमें कोशिका जो है अपने आप को विकसित किया, अपने आप को परिपक्व किया, है ना, विभाजन के लिए, तो जीवन प्रवस्था। एस प्रवस्था में क्या हुआ? तो एस प्रवस्था में कोशिका जो है अपने आप को डीएनए को द्विगुणित करेगा, ठीक है। लिख लें इसको, इसमें क्या होगा? डीएनए का द्विगुणन, जो कि आपके 12th क्लास में टॉपिक है। तो डीएनए का द्विगुणन किस प्रवस्था में होता है? एस प्रवस्था में, और इसीलिए इसको संश्लेषण प्रवस्था भी कहते हैं। डीएनए का द्विगुणन पूरा एक टॉपिक है, एक क्लास चलेगा, एक क्लास होगा केवल डीएनए का द्विगुणन आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो इसमें जो है डीएनए विभाजित होगा और 1 से 2 डीएनए बनेगा। जो देखो अब कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करेगा, तो 1 से 2 कोशिका बनने वाला है। जब 1 से 2 कोशिका बनेगा तो उसको फिर चाहिए ना, दोनों को डीएनए चाहिए, तो डीएनए कैसे बनेगा? इस प्रवस्था में बनेगा। G2 प्रवस्था में क्या होगा? कोशिका विभाजन के लिए प्रोटीन और जो भी जरूरी चीजें हैं उनका निर्माण करेगा। विभाजन करने के लिए अब नया चीज बनाना है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए, उसका निर्माण किसमें होगा? G2 प्रवस्था में होगा। तो ये हो गया आपको अंतरावस्था, ठीक है। फिर आएगा एम प्रवस्था, मतलब विभाजन का अवस्था। इसमें कोशिका विभाजन करेगा। अब विभाजन जो होता है 2 तरह से होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, अब ये क्या होता है बताते हैं। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस को अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और इसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब होता है केंद्रक का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? केंद्रक विभाजन। मतलब कोशिका के अंदर, अभी हम लोग मानव का बात कर रहे हैं ना, अब मानव कोशिका में क्या है? केंद्रक भी है। तो केंद्रक जो है उसका जब विभाजन होता है, जब केंद्रक 1 से पहले क्या होता है? केंद्रक 1 से 2 बनता है। तो केंद्रक के 1 से 2 बनने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब केंद्रक, कैरियो मतलब केंद्रक, काइनेसिस मतलब विभाजन। तो केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। अब पूछा जाए कि पहले क्या होता है, तो पहले होता है आपको कैरियोकाइनेसिस, मतलब कोशिका में पहले केंद्रक विभाजित होता है और तब साइट होता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब कोशिका द्रव्य, साइटो मतलब कोशिका द्रव्य, काइनेसिस मतलब विभाजन।
तो पहले होता है केंद्रक का विभाजन और तब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। और कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। तो पहले होता है केंद्रक का विभाजन और केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप एक से दो केंद्रक बन जाता है। और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें होता है आपको कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो है एक से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो एक से दो कोशिकाएं बन गई और फिर वो किसमें जाएंगे? जीवन प्रवस्था में जाएंगे। उसको अपने आप को परिपक्व करेंगे, है ना, विकसित करेंगे। फिर आएंगे एस प्रवस्था में, जहां उनका डीएनए द्विगुणन होगा। फिर वो आएंगे G2 प्रवस्था में, जहां प्रोटीन निर्माण करेंगे। फिर जाएंगे कैरियोकाइनेसिस में, जहां केंद्र विभाजन होगा। फिर जाएंगे साइटोकाइनेसिस में, जहां पर वो फिर से विभाजित होंगे। ठीक है, फिर से उनका साइड जो कोशिका द्रव्य फिर से विभाजित होगा और फिर से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ये चक्र चलते रहता है, इसी को बोलते हैं कोशिका चक्र। तो क्या कहते हैं, कोशिका चक्र क्या होता है? वैसी घटना कोशिकाओं के जीवन में होने वाली सारी घटनाओं के क्रम को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र जो होता है, इसमें आपको दो बातें आती हैं। एक आता है आपको अंतरावस्था और एक आता है एम्परावस्था। ठीक है, अंतरावस्था क्या है? तो जिस समय कोशिका आराम करता है उसको बोलते हैं अंतरावस्था, और जिस समय कोशिका विभाजन करता है उसको बोलते हैं एम्परावस्था। दोनों में से अधिक समय के लिए कौन होता है? तो अंतरावस्था होता है। कितने समय के लिए होता है? 95% समय के लिए। कोशिका के जीवन का 95% समय। एम्परावस्था होता है 5% समय का। अंतरावस्था में फिर तीन चीजें आती हैं, G1, S और G2। जीवन में क्या होता है? जीवन में क्या होता है? कोशिका विकसित होता है, परिपक्व होता है। एस में क्या होता है? मेन देखो यही है, इधर भूल भी कोई मतलब नहीं, बस नाम याद रखो कि अंतरावस्था में 3 होता है। विस्तार से पढ़ना है तो 11th लेक्चर देखो, ज्यादा समझ में आएगा। तो फिर इतना याद रखो कि G1, S, G2 तीन फेज होता है। उसमें से मेन ही याद रखना है कि एस प्रवस्था। और एस प्रवस्था में क्या होता है? डीएनए का द्विगुणन। G2 प्रवस्था में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण। फिर क्या होता है? तो पहले कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, पहले होता है केंद्रक विभाजन। और केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर होता है साइटोकाइनेसिस। और फिर इसमें भी दो तरह की चीजें होती हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको आप ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक, तो अब देखो, अब जो है हम लोग को पढ़ना है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होता है दो प्रकार का। ठीक है, एक को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, एक को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। देखो, जो लोग भी नए हैं, ठीक है, और वीडियो को देख रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप लोग जो है वीडियो को सिलसिलेवार देखिए। ठीक है, और विश्वास रखिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है बायोलॉजी में, ठीक है, हम जो भी पढ़ाएंगे आपको सब टीचर लोग, ठीक है, अपने बारे में बोल सकते हैं। उसमें से आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, जो हम लिखवाएंगे, जो आपको नोट्स दिया जाएगा पीडीएफ से, उससे में से आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह का चिंता नहीं करना है। आपको हर एक अल्टरनेट क्लास में, हर एक अल्टरनेट दिन मतलब आपको बायोलॉजी का वीडियो मिल जाएगा। या तो हम लाइव भी आ सकते हैं, या फिर अगर लाइव नहीं है तो आपको रिकॉर्डेड या प्रीमियम वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, वो आपको देखना है, उसका नोट्स बनाना है खुद से भी। बाकी हम भी आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में दे देंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन हुआ, एक क्लास और इंट्रोडक्शन होगा नेक्स्ट क्लास, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और सिलसिलेवार 1 से 16 तक बहुत दिनों में आ रहा होगा। सिर्फ कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे और सिलसिलेवार करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे करके बस भाग गए। जो चीज़ आपको पढ़ना है, जितना आपको एग्जाम में आ सकता है, जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो सारा कोर्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टेंशन मेरा है। ठीक है, जो लोग उसको फॉलो कर रहा है उसको अच्छा नंबर आए, ये मेरा जिम्मेवारी है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बेहतर होगा इसको बना लो। इसमें कुछ खास है नहीं, जो बात हम बोले हैं वही बात है इसमें लिखा हुआ है। हालांकि इसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा पीडीएफ। लेकिन बेहतर है कि खुद से नोट्स बनाओ, खुद से बनाए हुआ नोट्स हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें कि देखो घबराना नहीं है, आपको हर एक अल्टरनेट डे में वीडियो मिल जाएगा, हर एक अल्टरनेट डे में वीडियो मिल जाएगा। और अगर जरूरत पड़ा तो डेली भी हो सकता है, और नहीं तो अल्टरनेट फॉर्म में ही आराम से बायो टाइटल लेके चलो। 12th बायोलॉजी अपेक्षाकृत आसान है। अगर 11th बायोलॉजी से कंपेयर करें तो 50 से 60% भी नहीं है, आधा भी नहीं है सिलेबस 12th का।
11वीं से तुलना में। तो इसलिए ये मतलब कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन एक ध्यान से पढ़ना होता है। जो हम बता रहे हैं ध्यान से उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, और फिर आपको आगे नहीं सोचना है, आपको उसी में से क्वेश्चन बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा पढ़ाई, तो अच्छा तो लगा ही होगा, अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो लिख लेना जरूर, ठीक है, काम आएगा बोर्ड एग्जाम में। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत